हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सीईटी सेल काउंसलिंग का फ्लो चार्ट। इस वीडियो में हम सारे ही राउंड्स को डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में उनको समझने वाले हैं, ताकि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से आगे चलती रहे और आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो जिससे आप जो है तो काउंसलिंग से बाहर चले जाओ। तो वीडियो को मेक श्योर आप पूरा देखिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ जाके जो चैनल को है तो वो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी और मोटिवेटेड वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस थी आपकी वो थी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो आपने अपलोड किए थे सीईटी सेल की वेबसाइट के ऊपर। वो प्रोसेस आपका जो है तो अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या आपने अभी तक कर चुके हैं और क्या आपको अभी नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हालांकि अभी जो रिसेंट आपकी सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, ग्रुप ए के लिए अगर मैं बोलूँ तो ग्रुप ए के लिए आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ हो चुकी है। ग्रुप ए में एमबीबीएस और बीडीएस के जो है तो कॉलेजेस आते हैं। तो आपकी जो ग्रुप ए है यानी एमबीबीएस बीडीएस, उसकी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुकी है और आपकी एक टोटल जितने भी कैंडिडेट महाराष्ट्र में रजिस्टर किए हैं उनकी एसएमएल यानी स्टेट मेरिट लिस्ट भी वेबसाइट पे रिलीज़ हो चुकी है। सो नियर अबाउट 60 के यानी 60,000 अप्रॉक्स 60,000 स्टूडेंट ने इस साल काउंसलिंग में जो है तो पार्टिसिपेट किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका भी जो डेटा है वो आपको सीईटी सेल की वेबसाइट पे जो है तो देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपकी जो एसएमएल है वो रिलीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपकी अभी चल रही है वो है चॉइस फिलिंग की। जैसा कि आपको पता है ग्रुप ए यानी एमबीबीएस बीडीएस उसका आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उसकी डेट भी वेबसाइट पे दे दी गई थी, आपको 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो जरूर से जिन भी कैंडिडेट का चॉइस फिलिंग अभी बाकी है उनको चॉइस फिलिंग करना है या अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको फिल करना है। मैंने बीडीएस और एमबीबीएस के लिए ऑलरेडी प्रेफरेंस ऑर्डर अपने चैनल पे बना के रखा हूँ, वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। आप चैनल पे जाके मेरे वो चैनल को सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका ग्रुप बी, जो ग्रुप बी होता है यानी बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, उसकी चॉइस फिलिंग को आने में टाइम है। उसका जो शेड्यूल है वो अभी तक जो है तो वेबसाइट पे आया नहीं है, तो उसका शेड्यूल के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, आपका ग्रुप ए, जिन भी कैंडिडेट को ग्रुप ए यानी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो चॉइस फिलिंग जाके वेबसाइट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब डिटेल में समझेंगे राउंड्स के बारे में। ठीक है, सो हम सबसे पहला जो राउंड डिस्कस करने वाले हैं वो है राउंड फर्स्ट यानी फर्स्ट राउंड। मैं आपको सारे ही राउंड्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो है तो इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझने वाली है। आप जो है तो वीडियो को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी पार्ट यहाँ पे स्किप मत करिए, नहीं तो आपको जो है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, राउंड वन में मैंने डिफरेंट सिनेरियोज को लिया है। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो राउंड वन का ये है कि आपने जब चॉइस फिलिंग किया और आपको राउंड वन का रिजल्ट आया, जिस दिन भी राउंड वन का रिजल्ट आता है और आपको उस दिन कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उसके बाद आपको स्क्रीन पे या फिर जो लिस्ट होती है सिलेक्शन लिस्ट, उसमें क्या देखने को मिलेगा। सो अगर आपको कॉलेज सिलेक्ट नहीं हुआ यानी आपको जो कॉलेज है राउंड वन में वो अलॉट नहीं होता है, आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी, तो आपको इस तरीके से एक मैसेज शो होगा, चॉइस नॉट अवेलेबल। या मैंने आपके लिए यहाँ पे जो तो एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मैसेज दिखेगा। जिन कैंडिडेट को अलॉटमेंट हो चुकी है उनको यहाँ पे ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलेज का नाम और उसके सामने आपको जो आपका नेम होता है, आपको समझो लेट सपोज ये नेम है और नेम के सामने आपको इस जिन भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं होता है उनके नाम के सामने ऐसा लिखा आता है चॉइस नॉट अवेलेबल, यानी आपने जो चॉइस फिल किया था प्रेफरेंस ऑर्डर में या प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में, तो वो चॉइस आपको अवेलेबल नहीं होती। इस तरीके से आपको मैसेज शो होता है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उसके भी दो केसेस हम जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है, अगर राउंड वन में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके अगर दो सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सिनेरियो है कि आप जो है तो उस कॉलेज को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट यानी फिजिकल जो है तो आप उस कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड होता है फ्री एग्जिट। तो राउंड वन के बारे में मेन जो चीज़ यहाँ पे देखने लायक थी वो थी फ्री एग्जिट के बारे में। यानी अगर राउंड वन में आपको कॉलेज अलॉट होता है और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है या आप चाहते हैं कि वो कॉलेज मैं ना लूँ और मेरे को उसके बदले में कोई दूसरा कॉलेज मिले या उससे जो तो अच्छा कॉलेज मिले, सो आप उस कॉलेज में रिपोर्ट अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको चलता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है वो फ्री एग्जिट होता है। यानी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उस फर्स्ट राउंड को एंड करने के बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस कॉलेज में वो कॉलेज ठीक ठाक आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप उस कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट होता है। उसके बाद उसके बाद अलग अलग केसेस बनते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो जब आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, एक फर्स्ट केस तो सेकंड केस तो ये था कि अगर आप उसको चाहे तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं, यानी कॉलेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में एलिजिबल रहेंगे। और सेकंड केस ये था कि जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आप रिपोर्ट करते हैं और उसमें रिपोर्ट करने के बाद आप वहाँ जाने के बाद रिटेंशन फॉर्म भर देते हैं। सो अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलता है और आप वहाँ कॉलेज में जाने के बाद रिटेंशन फॉर्म भर देते हैं तो वो जो कॉलेज होता है वो आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, वो कॉलेज में आपको फिर एडमिशन लेना पड़ता है और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो वहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी आपको फर्दर राउंड यानी राउंड टू
3 और जो भी स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर जो है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो एडमिशन है वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है, कॉलेज आपको फिक्स हो जाता है। इसलिए आपको वहाँ जाने के बाद अगर आपको रिटेंशन फॉर्म भरना है, आपको कॉलेज पसंद आ गया तो आप रिटेंशन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी होता है वहाँ पे कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद कि आपको वहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, वहाँ फीस भरनी है और उस कॉलेज में रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है और वहाँ पे कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। तो अपग्रेडेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी जो है तो फर्दर आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर आप काउंसलिंग जब अटेंड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में एलिजिबल रहेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यू विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2। और आपको ये केस भी समझ में आ गया, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरीके से मैसेज शो होता है और आप जो है तो अवेलेबल हो जाते हैं राउंड 2 में। तो अगर मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताऊँ तो जब भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर आपके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरीके से मैसेज आता है तो आप हर राउंड में आगे आगे बढ़ते रहते हो अनटिल एंड अनलेस आपको जो है तो कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। यानी आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आप जो है तो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके फिर वेरियस केसेस बनते हैं। अब हम बात करेंगे राउंड 2 के बारे में। ओके, राउंड 1 के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे राउंड 2 के बारे में। ओके, सो राउंड 1 जैसे कि अभी था फ्री एग्जिट वाला, यानी आप उसमें फ्री एग्जिट ले सकते थे। यानी आपको जब एडमिशन मिलता है तो उसके बाद उस कॉलेज में आपकी मर्जी है, आपको जाना है नहीं जाना है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन राउंड 2 में ऐसा नहीं होता है। राउंड 2 में फ्री एग्जिट नाम का कोई ऑप्शन वहाँ नहीं होता है। यानी आपको जब भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी हम कुछ केसेस पढ़ते हैं। सेकंड जो था वो है न्यू रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं उसके बाद आपको राउंड 1 अटेंड करना होता है और राउंड 1 अटेंड करने के बाद आप जो है तो राउंड 2 में जाते हो। तो जो राउंड 2 होता है उसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो ऑलरेडी बच्चों ने रजिस्टर किया है वही जो कैंडिडेट है उसमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैंडिडेट को पता नहीं होता है और वो सोचते हैं हम राउंड 2 में जो तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट। जो भी रजिस्टर जिन्होंने भी राउंड 1 में रजिस्टर किया था सिर्फ वही कैंडिडेट राउंड 2 में जो है तो एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब इसके भी अलग अलग केसेस है, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो केस है कॉलेज अलॉटेड फर्स्ट टाइम, यानी आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और आपको राउंड 2 में सीधा फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ, यानी आपको फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट हुई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट। तो फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट में क्या होता है, अगर आप उस कॉलेज में जाते नहीं हो, यानी आपको फर्स्ट टाइम राउंड 2 में कॉलेज मिला है लेकिन आपको लग रहा है कि वो कॉलेज बहुत ज़्यादा बेकार है तो इसलिए आप उसमें रिपोर्ट नहीं करते हो। तो अगर आप उसमें रिपोर्ट नहीं करते हो देन आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है राउंड 2 तक, यानी 1-2 आपकी वो खत्म हो जाती है। आपको अगर राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना है देन आपको अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको राउंड 2 में फ्रेश कॉलेज मिलता है या फिर राउंड 2 में जो कॉलेज मिल जाता है अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो तो फिर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि आपको कॉलेज राउंड 2 में फ्रेश कॉलेज मिलता है, ठीक है, राउंड 2 में आपको फ्रेश कॉलेज मिलता है, उसके बाद आप उसमें रिपोर्ट करते हो और रिपोर्ट करने के बाद अगर आप रिटेंशन फॉर्म भर देते हो तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। आपको वो कॉलेज जो है तो फिक्स हो जाता है, यानी उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप रिटेंशन फॉर्म भर देते हो तो। और अगर आप रिपोर्ट करते हो कॉलेज में लेकिन आप रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, देन आपका जो कॉलेज होता है वो आपको मतलब आप डॉक्यूमेंट वगैरह तो वहाँ जमा कर देते हो, रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते हो और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन जो है तो ऑप्ट करते हो, तो उसके बाद आप जो है तो एलिजिबल रहोगे राउंड 3 के लिए। राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन कैंडिडेट को करना है जिनको राउंड 2 में फ्रेश कॉलेज मिला था लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किए, तो उनको रिपोर्ट नहीं किए तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको फ्रेश कॉलेज मिला था राउंड 2 में और आप उसको रिपोर्ट तो करते हो लेकिन उसको रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप जो है तो राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप रिटेंशन फॉर्म भर देते हो तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। आपका जो एडमिशन होता है वहाँ पे आपका वो एडमिशन जो है तो वहाँ पे फाइनल हो जाता है, आपको वो कॉलेज को लेना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड केस है, यू गॉट कॉलेज इन राउंड 1 बट यू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, यानी आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था। फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया, आपको फ्रेश कॉलेज मिला राउंड 2 में, लेकिन सेकंड केस में क्या है, राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल चुका था लेकिन आपने राउंड 1 में ही उसको अपग्रेड किया था और राउंड 2 में अपग्रेड वो कॉलेज अगर अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड करेगा। अगर आपको न्यू कॉलेज मिला तो यानी आपका जो है तो अपग्रेडेशन हो गया और आपको अगर सेम कॉलेज मिल गया तो वो सेम कॉलेज हो गया, ठीक है। तो आपका अगर वो अपग्रेड होता है, अगर वो कॉलेज सेम ही कॉलेज रहता है तो आप राउंड 3 के लिए जो है तो एलिजिबल रहते हो। लेकिन आपका अगर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रीवियस जो कॉलेज था जहाँ पे आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है और जो न्यू कॉलेज आपका अपग्रेड हुआ है वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसको उसमें सबमिट करने के बाद जो है तो आप अगेन वहाँ पे जाने के बाद रिटेंशन फॉर्म भर सकते हो या फिर अपग्रेडेशन के लिए अगेन ऑप्ट कर सकते हो ताकि आप जो है तो राउंड 3 अटेंड कर पाओ। तो देखो राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला था उसको अगर आपने अपग्रेड किया है, राउंड 2 में अगर वो कॉलेज अपग्रेड हो जाता है
तो फिर आपको प्रीवियस कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके न्यू कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और उसका चार्जेस भी मैं आपको बता देता हूँ, 1500 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ के बीच में ये चार्जेस होता है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में 1500 रुपीज़ होता है डॉक्यूमेंट जो है तो वापस लेने के लिए, यानी अभी अगर आपने एक्स कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और आपका नंबर लग गया वाई कॉलेज में, तो आपको एक्स कॉलेज को जो है तो 1500 रुपीज़ से लेकर 3000 रुपीज़ जो है तो देने पड़ते हैं, ताकि वो आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको रिटर्न कर सके। उसके बाद क्या है, गो टू दैट कॉलेज विद द डॉक्यूमेंट एंड चेक यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, एंड दैट्स देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है तो उसको अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था, राउंड 2 में भी आपको सेम कॉलेज ही अलॉट हो गया है, तो देन नो वरी, क्योंकि आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन किया था और आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, सेम कॉलेज आपको मिल गया, तो नो वरी, आप राउंड 3 में जो है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर फोर्थ केस में अगर डिस्कस करूँ कि आपको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला और राउंड 2 में भी आपको कॉलेज नहीं मिला, तो देन आपको क्या, आपके नाम के सामने लिखा आएगा चॉइस नॉट अवेलेबल, जो आती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जो है तो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जो तो आगे की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है देन आपकी फिर अलग अलग केसेस बन जाते हैं। तो वो अलग अलग केसेस क्या है वो हमने डिस्कस किया है वीडियो में। तो वीडियो को मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको ध्यान से देखो आप, और वीडियो पसंद आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब हम राउंड 3 को समझते हैं, ठीक है। राउंड 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउंड 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड 3 है। राउंड 3 में जो है तो अलग अलग केसेस बनती हैं। अगर आपको न्यू अलॉटमेंट मिलता है, सबसे पहले केस हम डिस्कस करेंगे न्यू अलॉटमेंट इन राउंड 3। देन अगर देखो राउंड अभी आपको राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिला, और अगर राउंड 3 में आपको फर्स्ट टाइम न्यू अलॉटमेंट हो रहा है, देन वो ज्वाइनिंग मस्ट है, यानी जो कॉलेज आपको अलॉट होता है राउंड 3 में। राउंड 3 का मतलब है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी शब्द में बता दूं तो इसका मतलब होता है फिक्स, यानी आपको एक बार जो चीज़ मिलती है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, वहाँ जाना ही पड़ेगा, आपको जो है तो पर्सनली रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। राउंड 3 में आपका ये रूल होता है कि आपको एक बार जो कॉलेज मिलता है या जो कॉलेज आपके नाम के सामने आ जाता है, वहाँ तो आपको जाना ही 100%, वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो चल जाते हो। सो अगर आपको राउंड 3 में फर्स्ट यानी फ्रेश अलॉटमेंट होती है, अभी तक आपको कुछ नहीं मिला और राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल गया, देन आपको वहाँ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और आपकी जो काउंसलिंग अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो काउंसलिंग आपकी एंड हो जाएगी। तो यानी आपको जो राउंड 3 में अगर फ्रेश अलॉटमेंट होती है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है कॉलेज में, और वहाँ जाने के बाद आपको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। और एडमिशन लेने के बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ पे जाने के बाद वो एंड हो जाती है। तो आपको या तो लेना है, या फिर आप अगर नहीं लेते हो तो काउंसलिंग से आप आउट हो जाते हो, या फिर आप जो है तो डिवाइड हो जाते हो काउंसलिंग प्रोसेस से। सेकेंड है अपग्रेडेशन के लिए। अगर आपने राउंड 1 और 2 में अपग्रेडेशन किया था और आपका अपग्रेडेशन होने के बाद भी अगर आपको अपग्रेडेशन हो गया, यानी राउंड 1 में आपको लेट्स सपोज एक्स कॉलेज मिला था, राउंड 2 में अगर मैं बात करूँ तो भी आपको एक्स मिला, लेकिन अगर राउंड 3 में आपको वाई कॉलेज मिल गया, तो यानी आपका कॉलेज जो है तो अपग्रेड हो गया। तो अपग्रेड हुआ है तो जो कॉलेज आपका अपग्रेड हुआ है उस कॉलेज में आपको जाने के बाद जो है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आपको सेम ही कॉलेज मिल जाता है, यानी राउंड 1 में भी आपको एक्स कॉलेज मिला, राउंड 2 में भी आपको एक्स कॉलेज मिला और राउंड 3 में भी आपको एक्स कॉलेज ही मिला, तो आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड हुआ नहीं, बेसिकली वो आपको सेम ही कॉलेज अलॉट हो गया। तो उस कॉलेज में भी जो है तो राउंड 3 में फिर आपको मस्ट है ज्वाइन करना। तो राउंड 3 में आपको जो है तो कॉलेज में उस कॉलेज में जाना पड़ेगा फिजिकली, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वहाँ की फीस पेड करनी पड़ेगी और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, टेक एडमिशन और कैंसिल योर एडमिशन। इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा और एडमिशन चाहे तो आपको तो एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आप कॉलेज जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे डिवाइड कर दी जाएंगी, तो वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस आपके एंड हो जाएंगे। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो उस साल के लिए आप जो है तो बैंड भी हो सकते हो, ठीक है, उस साल के लिए। नेक्स्ट साल आप जो है तो फिर से एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि उस कॉलेज में जाने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल बिफोर एडमिशन बिफोर काउंसलिंग एंड्स, दैट इज़ बिफोर कट ऑफ रिलीज। अगर आपको एडमिशन वहाँ लेने के बाद अगर कैंसिल करना है तो कट ऑफ रिलीज होने के पहले आप अपना एडमिशन जो है तो उस कॉलेज से कैंसिल कर सकते हो। आपको वहाँ उस केस में जो है तो रिफंड अमाउंट भी मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके अगर आप वहाँ जाने के बाद एडमिशन कैंसिल करते हो देन आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो फर्दर आगे जो है तो चल सकता है। अगेन फोर्थ केस यही है कि आपको अभी तक कुछ भी कॉलेज नहीं मिला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, जब तक काउंसलिंग प्रोसेस टोटल काउंसलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होती है या बंद नहीं होती है, अगेन आपको जो जब जितने भी राउंड्स होंगे आप उन सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे। कब? जब आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो देन आपको काउंसलिंग प्रोसेस में आप फर्दर पार्टिसिपेट करते रहोगे, यानी आप हर राउंड को अटेंड कर पाओगे। सो उसके बाद थर्ड राउंड के बाद, यानी हमने अभी तक डिस्कस किया फर्स्ट राउंड के बाद हम गए थे सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड के बाद हम गए थे थर्ड राउंड में, देन थर्ड राउंड के बाद जब फोर्थ राउंड होता है तो उस राउंड को बोलते हैं हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस राउंड को बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पे ये कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है, कौन से कैंडिडेट? जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला। सो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वहाँ पे आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। जितने कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह गए हैं सो वहाँ पे आपको जाने के बाद न्यू जो है तो चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सी एज कम्पेरेटिवली राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, एज कम्पेरेटिव टू राउंड 1, 2, 3 वहाँ का जो स्ट्रे वैकेंसी का जो कट ऑफ होता है वो बिल्कुल थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं उनको राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में जो है तो उनको सीट मिल चुकी होती है, तो वो सीट ले लेते हैं।
इसी वजह से जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वहाँ पे कट ऑफ जो है तो एज कंपेरेटिवली राउंड 1, 2, 3 के मुकाबले में कम होता है। दूसरी बात है लेस कंपटीशन, बिकॉज ऑलरेडी जो कैंडिडेट है मैंने जैसे आपको बताया वो एडमिशन ले चुके होते हैं कोई ना कोई कोर्सेज में, जैसे राउंड 1, 2 और 3 में उन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन जो है तो ले लिया होता है, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन जो है तो कम हमें देखने को मिलता है। दूसरा होता है कि वो रिस्क फैक्टर, यानी जब आप स्टे वैकेंसी का राउंड अटेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। क्यों रिस्क बढ़ जाता है? क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस की काउंसलिंग उस टाइम तक खत्म हो जाती है और आपको जो सीट होते हैं वो बहुत कम कॉलेजेस में सीट जो है तो अवेलेबल होती है। जो भी टॉप कॉलेजेस होती है उनकी ऑलरेडी सीट जो है तो फिलअप हो जाती है। सो इस वजह से यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपका उस साल जो उस ईयर रहता है, लेट सपोज हम इस 2025 की बात कर रहे हैं, अगर आप स्टे वैकेंसी तक जो है तो काउंसलिंग अटेंड करते हो और आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट नहीं होता है देन आपका उस साल का जो है तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, फिर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हो तो। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी तक जितना भी मैंने अभी तक ऊपर आपको बताया है तो इसके मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसमें 2 तरीके के केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला है तो आपका अलॉटमेंट हो जाता है, यानी सबसे पहला जो केस है वो आपका अलॉटमेंट है, और सेकंड है नो अलॉटमेंट। ठीक है, नो अलॉटमेंट। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप जो है तो बाकी की काउंसलिंग में या फिर फर्दर जो राउंड्स होते हैं उसमें एलिजिबल होते हो, और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर उसके अलग अलग केसेस बनते हैं जो हमने ऊपर जो है तो वीडियो में बात की है। सो वीडियो का कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप बैक करके फिर से उस वीडियो को पॉइंट देखिए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट जो है तो पूछ सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।